क्रू में भी 200-300 लोगों ने अपनी जान लगाई है मूवी बनाने के लिए, चाहे वो चंद्रमुखी हो, चाहे वो वैक्सीन वॉर हो, या फिर काफ़ी गंभीर टॉपिक्स पे फिल्म्स आ रही हैं। बहुत रेयरली कोई अच्छी कॉमेडी फिल्म आई है, थोड़ा सा पुराना थोड़ा सा नया उठा के कॉकटेल बनाने का, बल्कि हम एक दूसरे की फैमिली बन चुके हैं। और ये बात मुझे एक्चुअली सलमान भाई ने सिखाई थी जब मेरी पहली फिल्म आई थी बिट्टू बॉस। पुलकित, मैं सलमान खान हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट फ्राइडे कैसा जाएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट टाइगर का टीज़र फुकरे के साथ अटैच हुआ है। सो येस, और टीज़र बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और ये तो जेन्युइनली सिर्फ टीज़र है, अभी आप ट्रेलर का वेट कीजिए, कमाल हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। 28 सितंबर को एक फिल्म आई फुकरे 3। इसके पहले दोनों पार्ट्स को काफ़ी प्यार मिला था और तीसरे पार्ट को भी काफ़ी प्यार मिल रहा है। चूचा, हनी और पंडित जी, उसके साथ भोली पंजाबन, ये सारे किरदार ना हम लोगों के मन में रच बस गए थे। और आज मेरे साथ लल्लन टॉप के स्टूडियो में है पुलकित सम्राट, जिन्होंने हनी का किरदार निभाया था। वेलकम टू लल्लन टॉप। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत एक्साइटेड, हाँ, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड, और अभी बस जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ बस प्यार बटोर रहा हूँ लोगों का। सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड राइट नाउ। कितने दिन बाद दिल्ली वापस आना हुआ, कैसा लग रहा है? अभी एक्चुअली हम प्रमोशन के लिए दिल्ली आए थे थोड़े दिन पहले, लेकिन वो थोड़े दिन में इतना कुछ हो गया हम सब की लाइफ में और हमारी मूवी के साथ कि ऐसे लग रहा है बहुत टाइम पहले आए थे। बट दिल्ली जितनी बार भी आते हैं हमेशा, क्योंकि घर है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो इतने प्यार से मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं और हक से मिलते हैं, जैसे कि वो आपको सिर्फ जानते नहीं, आपको अपना मानते हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग। क्या क्या खाया दिल्ली आके अभी तक? कब पहुंचे वैसे आप? सच्ची बोलूँ आपको, सुबह से तो एक भी निवाला नहीं खाया है, पर अभी बस जैसे ही आपसे अभी मैं बाहर बात कर रहा था तो खान चाचा से रोल ऑर्डर करे अभी। वाह। और यहाँ पे मैंने आपकी कैंटीन में गुलाटी देख लिया तो मुझे पंडारा रोड का गुलाटी याद आ गया। तो आई थिंक रात को वहाँ पर जाएंगे। और कल कमला नगर की कचौड़ी खाने का भी प्लान है और हनुमान मंदिर की कचौड़ी खाने का प्लान है। और आई थिंक बंगला साहब भी जाऊँगा, कड़ा प्रसाद खाऊँगा और ब्लेसिंग्स लूँगा और थैंक यू बोल के आऊँगा। पिछली बार जब हम लोग मिले थे एक इंटरव्यू के लिए, तो उस समय आप बंगाली मार्केट से दही भल्ले और टिक्की और पता नहीं क्या सामने आए थे ना, हाँ, सब मंगा के खा रहे थे। और इस बार के भी पुलकित के खाने पीने के प्लान एकदम सेट हैं। नहीं, दिल्ली और खाओ नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ दिल्ली आने का। और दिल्ली से जो मुंबई जाते हैं, जब वो वापस दिल्ली आते हैं तो वो स्पेशली अपनी लिस्ट तैयार करके लाते हैं। नहीं, मेरी तो हमेशा लिस्ट तैयार रहती है। कोई दिल्ली अगर आता भी है तो मुझे सीधा कॉल आता है कि भाई किधर से क्या मंगाएं, किधर जाके क्या खाएं। मैं पूरा ऐसे, मेरी लिस्ट यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे बसी हुई है। फिल्म कमाल कर रही है फुकरे 3, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्या क्या फीडबैक मिल रहे हैं, कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग। बेसिकली जो हमारे बॉक्स ऑफिस नंबर्स हैं, हम होप ही कर रहे थे कि ऐसे नंबर्स हों और वैसे नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, और तहे दिल से सीरियसली बहुत बड़ा शुक्रिया, क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत करी है इस फिल्म में, अपनी जान लगाई है, खून पसीना बहाया है लिटरली। और फिर आपकी मेहनत जब रंग लाती है तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। सो पूरी टीम जो है बहुत एक्साइटेड है इस टाइम पे। और बस रोज़ रात को हम एक्चुअली होता क्या है ना कि मेरे घर वाले थोड़े से परेशान हो गए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि रोज़ मैं उनको कॉल करके बोल देता हूँ, अरे आज इतना नंबर बन गया, चलो आज पार्टी। तो वो कहते अभी कल भी तो पार्टी करी थी, अरे कल इतना नंबर बना था ना इसलिए कल पार्टी करी थी। अभी अगले दिन फिर कोई अच्छा नंबर आता है, फिर हम बोलते हैं आज ये नंबर लग गया है, आज दोबारा पार्टी है। तो कहते अभी तू रोज़ पार्टी करेगा क्या? जब तक पिक्चर थिएटर में रहेगी तो पार्टी करेगा। मैंने कहा दैट इज पार्टी, लाइफ इज पार्टी नाउ। सो यस, घर वाले थोड़े से इससे परेशान है कि ये रोज़ ही पार्टी कर रहा है, बट हमें लोग रीज़न दे भी रहे हैं रोज़ पार्टी करने का। तो एवरी डे इज़ अ पार्टी राइट नाउ। तो नंबर्स अच्छा आ रहे, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ हुई थी फुकरे 2, उसके साथ द वैक्सीन वॉर भी रिलीज़ हुई और चंद्रमुखी भी रिलीज़ हुई। और फुकरे 3 अच्छा परफॉर्म भी कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। तो ऐसा क्या है इस फिल्म में जो लोगों को इतना भा रहा है, इतना पसंद आ रहा है कि लोग इसे देखने जा रहे हैं?
पहले तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए, क्योंकि इतनी सारी मूवीज़ बनती हैं, इतनी सारी फिल्म्स बनती है साल में, कहीं ना कहीं जाके क्लैश व्लैश हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि किसी और की फ़िल्म अच्छी नहीं है और आप ही की फ़िल्म सबसे ज़्यादा अच्छी है, बट क्योंकि सब ने इक्वली उतनी ही मेहनत करी होती है। उनके उनके क्रू में भी 200-300 लोगों ने अपनी जान लगाई है मूवी बनाने के लिए, चाहे वो चंद्रमुखी हो, चाहे वो वैक्सीन वॉर हो। सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एट द बॉक्स ऑफिस। एंड जहाँ तक दर्शकों के प्यार का सवाल है, वो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है। और आई थिंक इसमें जो एक रिलेटिबिलिटी फैक्टर है, जो आप कैरेक्टर्स से, किरदारों से जो आप कनेक्ट कर पाते हैं, उसकी वजह से लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आती है। और फिर उसके ऊपर जब आप उन कैरेक्टर्स को अतरंगी सिचुएशंस में डाल देते हैं, और बट अगर आप फिल्मों का पैटर्न देखें पिछले 1.5-2 साल से, या तो एक्शन फिल्म्स आ रही हैं या फिर काफ़ी गंभीर टॉपिक्स पे फिल्म्स आ रही हैं। बहुत रेयरली कोई अच्छी कॉमेडी फिल्म आई है। अभी हाल ही में ड्रीम गर्ल 2 आई थी, अगेन मनजोत था उसमें। तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा खुश तो इस टाइम पे मनजोत है कि उसकी दोनों फिल्में बहुत ही अच्छी कर रही हैं। तो जब लोगों को हंसने का मौका मिलता है और उनको फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलता है, तो लोगों को पसंद आती है। आई थिंक इस वजह से लोगों को और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो थिएटर में जा रहे हैं, 2-2.25 घंटा बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं और हंस रहे हैं। और जब आप हंसते हैं, आई थिंक उससे बेटर फीलिंग कोई नहीं होती है। अच्छा पुलके, जब एक फ्रेंचाइज की फिल्म आती है ना, जैसे फुकरे 1 आई, फिर 2 आई, अब 3 आई, तो ऐसे में क्या होता है कि हर एक नई फिल्म के साथ दर्शक भी कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। राइट। तो इस सिनेरियो में एक्टर के पास कितना स्कोप होता है अपने किरदार को फ्रेश तरह से पोर्ट्रे करने का, और उस पे भी चैलेंज ये होता है कि वो पुराना एसेंस खत्म ना हो जाए। Right. तो वो कितना स्कोप बचता है? हाँ, मैं इसको एक टर्म देता हूँ जो मैं सेट पे भी यूज़ करता हूँ और वर्कशॉप्स में भी यूज़ करता हूँ, कि थोड़ा सा पुराना, थोड़ा सा नया उठा के कॉकटेल बनाने का। उसमें सिर्फ आप अकेले नहीं कर सकते हैं, उसमें राइटिंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जो हमारे राइटर हैं विपुल, और जो हमारे डायरेक्टर हैं मृग, उनका बहुत बड़ा हाथ है। लिटरली वो हमें हाथ पकड़ के चला के बताते हैं कि ये कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को इस सिचुएशन में इस तरह रिएक्ट कराएंगे। और फिर जो जुगलबंदी हम लोगों के बीच में होती है, उससे जो स्क्रीन पे मैजिक क्रिएट होता है, वो ही है जो मैजिक हमें देखने को मिलता है। जैसे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक्चुअली लाली का एग्जाम्पल देता हूँ। लाली का कैरेक्टर अगर आप देखें, अभी भी उतना ही भोला है, अभी भी उतना ही इनोसेंट है, उतना ही नाइव है। कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही शाना कैरेक्टर नहीं है वो, लेकिन स्टिल इस पार्ट में, फुकरे 3 में, लाली जो है समझदारी की बातें भी कर रहा है और हमें वॉर्न भी कर रहा है कि क्या बातें कर रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि वो लाली है, हमेशा की तरह हम सबके साथ मुसीबत में फंस ही रहा है। सो इसको कहते हैं कॉकटेल, जिसमें थोड़ा सा नया, थोड़ा सा पुराना मिला के एसेंस को मेंटेन करते हुए और सोल को मेंटेन करते हुए आप नए तरीके से कैसे प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, लाली, चूचा, हनी और भोली पंजाबन, पंडित जी, इन सब का बॉन्ड विद टाइम ऑफ स्क्रीन कैसे इवॉल्व हुआ? यानी अगर मैं बात करूं फुकरे 1 के पहले दिन के शूट की जी, तो उस समय सेट पे आप लोग कैसे थे? अब जब आप सेट पे पहुंचते थे तो क्या डिफरेंस होता था? डिफरेंस एक्चुअली कुछ भी नहीं था, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई उसके बाद हम एक दूसरे से बात नहीं करते। और सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि हम एक दूसरे की फैमिली बन चुके हैं। अब हमें एक दूसरे के साइलेंसेस समझ में आ जाते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि अगर मैं ऐसा कोई डायलॉग बोलूँगा या मैं ऐसा कोई पॉज लूँगा तो रिचा क्या रिएक्ट करेगी, और रिचा अगर ऐसे रिएक्ट करने वाली है तो मुझे किस हिसाब से रेडी होना पड़ता है। इट्स जस्ट एज सिंपल एज अ टेनिस गेम, जिसमें दोनों तरफ बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। तो अगर यहाँ से कोई बहुत अच्छी सर्व देता है तो दूसरी तरफ से रिटर्न भी उतना ही मजबूत आना चाहिए। हम में वो तालमेल है, ओवर द ईयर्स वो तालमेल हमें बना हुआ है।
हम एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं, हम एक दूसरे के सेंटेंसेस कंप्लीट कर सकते हैं, और उससे क्या होता है कि आप में बिल्कुल भी इनहिबिशन नहीं होती है। मैं पंडित जी को बिना किसी हिचक के बोल सकता हूँ कि पंडित जी ये वाला ना आप लाइन दोबारा ले लो प्लीज़, ये पंच लैंड नहीं हुआ तो आप प्लीज़ ले लो, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। और सिमिलरली वो भी मुझे पकड़ के बोल सकते हैं कि यार पुलकित क्या तूने क्या कर दिया है यार, ये बहुत ख़राब हुआ है, इसको अच्छे से करो प्लीज़। तो मैं दोबारा खुशी खुशी एक और रीटेक लूँगा, क्योंकि किसी ने मुझे कुछ एडवाइस किया है और वी आर ऑल ईच अदर्स वेल विशर्स। तो जो स्क्रीन पे बेस्ट आएगा वही हम एक दूसरे को एडवाइस करते हैं और हेल्प करते हैं। तो ऐसा कोई किस्सा है कि शूट के दौरान पंडित जी ने यानी कि आपको बोला हो कि ये ऐसे कर लो, या आपने बोला हो पंकज जी को कि ये ऐसे कर लीजिए, और फिर वो एकदम कमाल का ही कुछ निकल? मतलब ऐसे तो रोज़ ही सेट पे होता है, ऐसे कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोकेशंस हमारी ऐसी थी जहाँ पे शूट करना काफ़ी मुश्किल था। हमने like literally in temperatures like 47 degrees, 49 degrees, above 50 degrees में शूट की है फिल्म। और उसमें एक तो पूरे क्रू का पारा थोड़ा चढ़ा रहता है, इरिटेटेड रहते हैं सब, राइट? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और सब फिजिकली भी अपने आप को स्ट्रेन कर रहे हैं। ऐसे माहौल में हम सब ने सिर्फ यही एक बात समझी कि जब तक हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते रहेंगे ये काम बढ़िया होता रहेगा। और हमने रोज़ एक दूसरे की मदद करी है, चाहे वो पंडित जी हों, चाहे वो लाली हो, चाहे भोली हो, चाहे मैं हूँ या चूचा हो। हमने मज़े भी बहुत किए हैं और हमने एक दूसरे को रीटेक्स भी बहुत सजेस्ट किए हैं। बट स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है कि इस दिन ऐसा हुआ तो ऐसा बोला, क्योंकि वो रोज़ की बात है। तो आपने फिल्मों में शुरुआत बिट्टो बॉस से की थी, आपका वो सिनेमा की शुरुआत थी। फिर आई फुकरे जिसने अच्छा परफॉर्म किया, आपके काम की तारीफ हुई। जय हो आपकी हाईएस्ट ग्रॉसर रही, लेकिन फिर एक समय ऐसा है जब बॉक्स ऑफिस पर आपकी फिल्में बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पा रही थी। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोचते थे आप? क्योंकि फुकरे जैसी कमाल की फिल्म देने के बाद आपने तो सोचा होगा, हर किसी के मन में आएगा कि अब तो मैं कमाल कर दूंगा। तो क्या गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड था या क्या चल रहा था दिमाग में? ये एटीट्यूड हमेशा, पहले तो जय हो मेरी फिल्म नहीं थी, वो सलमान भाई की फिल्म थी। So it is one of his highest grossers. Yes, he was too kind to let me be a part of it, ताकि उतनी नज़रें मेरे पे भी पड़े। And I tried to make the most of it, but thank you. See, होता क्या है ना, हर एक की लाइफ में ऐसे ग्राफ आते हैं जिसमें कोई फिल्म बढ़िया करेगी, कोई फिल्म नहीं करेगी, फिर कोई फिल्म आएगी वो बहुत बढ़िया करेगी, फिर कुछ एक दो फिल्म आएंगी जो नहीं करेंगी। मेरा सिर्फ यही मानना है कि काम करते रहो और अपनी जान लगाते रहो और ऑनेस्टली काम करते रहो। दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ इन माई कंट्रोल। उसके अलावा हर फिल्म की अपनी एक किस्मत होती है। आप डेफिनेटली चूज़ करते हैं एक फ़िल्म को, पर उसमें भी ऐसा नहीं है कि 100% सक्सेस रेट होगा जहाँ पे आप सोचेंगे कि ये फिल्म है और ये एक्टर्स हैं साथ में और ये प्रोडक्शन है और ये डायरेक्टर है तो वो 100% चलेगी। ऐसी भी कोई श्योरिटी नहीं है। आप हर काम इसी होप से और इसी आशा से करते हैं कि वो चले, लोगों को पसंद आए, और जितने भी 300-400 लोगों ने उस पर मेहनत करी है उनके घर में भी खुशी आए, उनका भी घर चले। सो येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, जहाँ पे कभी चढ़ाव है तो कभी उतार है। दैट्स इट। तो मतलब ये जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स हैं ये आपको बॉदर नहीं करते हैं? बॉदर नहीं, मेरा सिर्फ मैं एक फ़िलॉसफी पकड़ के चलता हूँ। मैं ना तो सक्सेस को अपने सर पे चढ़ने देता हूँ और ना ही फेलियर को अपने दिल को तोड़ने देता हूँ। सिंपल, थोड़ा बैलेंस रहने का। और ये बात मुझे एक्चुअली सलमान भाई ने सिखाई थी जब मेरी पहली फिल्म आई थी बिट्टू बॉस, जैसा आपने कहा। तो अभी वो रिलीज़ पे थी, बस आई थिंक हम वेडनेसडे या थर्सडे को बात कर रहे थे और फ्राइडे को रिलीज़ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि पुलकित, मैं सलमान खान हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट फ्राइडे कैसा जाएगा, तो तुम किस बात का स्ट्रेस लोगे लाइफ में। और ये बात मुझे इतनी बैठ गई मेरे अंदर कि ये तो करेक्ट बात है यार। मतलब जब उनको भी नहीं पता, जिनके ऊपर श्योरिटी होती है कि हाँ उनकी फिल्म 100 करोड़ तो कर ही लेगी, जब उनको भी नहीं पता कि उनकी फिल्म कैसी चलेगी फ्राइडे को, तो मैं फ्राइडे का स्ट्रेस लेके क्या उखाड़ लूँगा। इसलिए वो फ्राइडे का जो स्ट्रेस है, जो रिलीज़ का स्ट्रेस है, वो
मेरा उसी टाइम पे निकल गया था जब मेरी पहली रिलीज अभी आई भी नहीं थी, एंड आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट एज अ बिग पार्ट ऑफ माई जर्नी। अच्छा, सलमान खान अक्सर आपके काम की तारीफ करते रहते हैं। उन्होंने फुकरे का भी एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे शेयर किया था और बोले थे कि वो आपको डांस करते हुए इतने लंबे समय बाद देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। फिल्म देखी उन्होंने, क्या कुछ आपको फीडबैक दिया, कॉम्प्लीमेंट दिया? नहीं, अभी वो फिल्म नहीं देख पाए क्योंकि अभी वो टाइगर के प्रमोशन में लगे हुए हैं और अभी टाइगर का ट्रेलर भी आने वाला है बहुत जल्द। तो जब हमारा रिलीज था उससे मेरे ख्याल से एक दिन पहले ही टाइगर का टीजर आया है, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट टाइगर का टीजर फुकरे के साथ अटैच हुआ है। सो कैसा लगा इट्स टीजर? अ बिग बहुत ही वियर्डली एक्साइटिंग थिंग है मेरे लिए कि सलमान भाई का टीजर मेरी फिल्म के साथ लगा हुआ है। इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। सो यस, और टीजर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और ये तो जेन्युइनली सिर्फ टीजर है, अभी आप ट्रेलर का वेट कीजिए, कमाल हो जाएगा। आपने देखा? कमाल हो जाएगा। ओके, सो क्या आप उनके साथ डिस्कशन करते हैं स्क्रिप्ट्स को लेकर या सजेशंस लेते हैं उनसे, या क्योंकि आप उनको मेंटोर जैसे ही देखते हैं, तो क्या वो होता है डिस्कशन? अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, बट मुझे अगर बहुत ही ज़्यादा कभी कन्फ्यूजन हो या बहुत ही ज़्यादा कभी एडवाइस की ज़रूरत हो, सो ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज ड्राइविंग फोर्सेस इन माई लाइफ जिनसे मैं एडवाइस मांगता हूँ या फिर जिनसे मैं अपनी बात शेयर करता हूँ। सो पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि जिस दिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें एक्टर बनना है, उस दिन से लेकर उन्हें 8 से 9 साल लग गए NSD में एडमिशन के लिए। Right. उसके बाद उन्हें फिर से 8 साल लगे लगभग सिनेमा में एंट्री करने के लिए। आपकी जर्नी कैसी रही पुलकित? आपने मॉडलिंग से शुरुआत की, वो जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो जब मैंने सोचा तब मुझे शायद मैंने होश संभाला था, मैं बहुत ही छोटा हूँगा। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैं शायद कितने साल का था। कैसे लगा एक्टिंग का चस्का? ये मतलब कैसे लगा कि एक्टर बनना है इतने छोटेपन में? क्या देख के लगा? अब ये तो सुनो, मैं 6 या 7 साल का था और मैं साइकिल चला रहा था और मैं साइकिल से गिर गया, तो मेरे को यहाँ पे स्टिचेस लगे। ओके, अभी भी यहाँ पे निशान होगा शायद, है ना? तो मुझे यहाँ पे स्टिचेस लगे और मैं बहुत रो रहा था। तो मम्मी मुझे चुप करा रही है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा ये वो। मैं काम, मुझे वो स्ट्रेस नहीं है, मुझे बड़े होके हीरो बनना है। अब यहाँ पे निशान आ जाएगा तो मैं हीरो कैसे बनूंगा? दिस इज़ अ 6-year-old मी टॉकिंग एट दैट टाइम। तो वहाँ से लेके आई थिंक जब मैं टीवी पे पहुँचा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, आई वॉज अराउंड आई थिंक 18 या 19 years old. आई वॉज टू यंग। बट अगर आप मुझसे पूछें कि जब मैंने एक्टर बनने का सोचा तब से लेके जब तक मैं पहली बार स्क्रीन पे आया, दैट्स अ गुड 12-13 years। हम उस 12 साल की जर्नी जानना चाहते हैं आपकी, कैसी उस 12 साल में मैंने सिर्फ मज़े करे हैं और मैंने सिर्फ क्रिएटिव काम करे हैं। माई मॉम हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड पुश्ड मी एंड मोटिवेटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल द कल्चरल एक्टिविटीज़, चाहे वो जन्माष्टमी के फंक्शंस हों। दिल्ली में जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बड़े बड़े मेले लगते हैं, झांकियाँ निकलती हैं। स्कूल्स में जन्माष्टमी के बहुत बड़े फंक्शंस होते हैं, तो मैं हर जन्माष्टमी के फंक्शन पे अपने स्कूल में कान्हा बनता था। और मेरी जितनी भी क्लासमेट्स थी और थोड़ी सी सीनियर्स भी, वो सब साथ में गोपियाँ बनती थी। और एक लड़की मुझे अभी भी याद है, वो हर साल मेरे साथ राधा बनती थी। सो हम डांडिया रास खेलते थे एंड आई यूज्ड टू टेक पार्ट। माई मॉम इज़ द रीज़न दैट आई गॉट ट्रेन्ड इन कथक टिल माई 7th standard। तो मेरी 7th standard तक मैंने कथक में ट्रेन किया। और उसके बाद मैंने फिर स्टेज पे प्लेस करने स्टार्ट किए अपने स्कूल में। तो जर्नी ऐसी ही रही है हर बार। मतलब मुझे एक्चुअली आई लव प्लेइंग टू द गैलरी और मुझे लोगों को एंटरटेन करने में बहुत मज़ा आता है बचपन से ही। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीजन्स व्हाई आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर, टू प्ले टू द गैलरी, टू एंटरटेन पीपल, टू सी देम रिएक्ट टू me throwing a certain emotion at them and they absorbing that emotion. That is very exciting. तो यहाँ से फिर आपने वो टीवी का ऑडिशन कैसे दिया? मुंबई गए थे या दिल्ली से ही दिया? मुंबई में था मैं उस टाइम पे। मैं वहाँ पे एक एक्टिंग कोर्स कर रहा था। मैं गया था किशोर नमित कपूर, जहाँ से मेरे ख्याल से उस टाइम पे मैंने पढ़ा था कि ऋतिक रोशन वॉज
a student of Kishore Namit Kapoor. Then Vivek Oberoi was a student of Kishore Namit Kapoor, and many more very well-known personalities and very well-doing personalities were students of that particular acting school. तो जब मैं मुंबई पहुंचा तो मैंने वो कोर्स स्टार्ट किया था, और वही कोर्स करते करते साइमल्टेनियसली मैं ऑडिशंस दे रहा था. एंड देन आई केम अक्रॉस क्योंकि सास भी कभी बहुती के लिए ऑडिशन, एंड लकीली आई पास्ड इट, एंड एकता लव्ड माय वर्क, एंड overnight I just became a household name. मेरी लाइफ बदल गई, and I'm very very thankful to Ekta for giving me that opportunity, for picking me up from the crowd and making me what I am today. My journey started from where she picked me up. अच्छा, फुकरे को की कास्ट को या टीम को जब हम स्क्रीन पे देखते हैं ना तो हंसी आती है, क्योंकि वो जिस तरह से खुद को पोर्ट्रे करते हैं, जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करते हैं. कभी ऐसा होता था सेट पे कि वो सोच के अब आपको बाद में हंसी आती हो कि यार वो क्या ही कर रहे थे हम लोग, ये कैसे हो गया था, और बाद में फिर आप सोचते हो उस बारे में तो हंसी आती हो? कोई ऐसा किस्सा? नहीं, जब आप पहली बार मूवी देखते हैं पूरी साथ में सारे सीन्स बने हुए हैं, क्योंकि कुछ सीन्स होते हैं जो हमारे आपस में साथ में हैं, पर आपको ये नहीं पता कि बाकी के सीन्स कैसे शूट हुए हैं, वो दिख कैसे रहे थे. सो जब सब कुछ ऐसे पिरोया जाता है एडिट टेबल पे और वो आपके सामने पेश किया जाता है, जब आप पहली बार देख रहे हैं तो इनएविडेंटली आप वापस उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं. अरे इस पे तेरे को याद है मैं टैंक पे चढ़ा हुआ था, तू बैठा था टैंक पे. तो लिटरली इट वाज सो हॉट कि लाली जब टैंक पे बैठा था उसका मेरे ख्याल से पिछवाड़ा जल गया था, इतना गर्म था. द टेम्परेचर दैट डे वाज अराउंड 47 या 48 डिग्रीज, और वो लिटरली मेटल का टैंक बना हुआ था. वो ऐसे कोई गत्ते वत्ते का नहीं बना हुआ था. इट वाज अ प्रॉपर वर्किंग टैंक. तो आप वापस उस सिचुएशन में चले जाते हैं कि मैं हाँ ये लोकेशन पे ऐसा हुआ था, अरे हम क्या कर रहे थे यार, अरे ये तूने इम्प्रोवाइज़ किया था ना, ये स्क्रिप्ट में नहीं था, ये बहुत ही अच्छा हुआ है. जैसे वन ऑफ द फनीस्ट सीन्स इन द मूवी एंड वन ऑफ माय फेवरेट डायलॉग्स इन द मूवी, जिसमें वो कहते हैं दारू वेजिटेरियन होती है, दारू वेज होती है क्या, तो मामी जो जवाब देती हैं उसमें वो उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया था. एंड यू नो दिस इज़ हाउ मैजिक हैपन्स ऑन सेट्स. तो अभी जब हमने देखी तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि क्या किया आपने यार, बहुत ही बढ़िया सीन निकला है वो. सो एवरीथिंग यू जस्ट गो बैक टू दोज टाइम्स. आपने अनिल कपूर के साथ भी काम किया है, और व्हाट अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग ही इज. सच एन इन्फेक्शियस एनर्जी, और इतने इंस्पायरिंग है कि उनके सामने खड़े होके ऐसे लगता है मैं अपना दम 3 गुना और लगा लूँ ना तो भी उनको मैच नहीं कर पाऊंगा. कोई किस्सा याद है उनके साथ काम करने का, कोई सीन जब आपने? बहुत ही एक्साइटिंग है उनके साथ काम करना. मतलब आप उनकी एनर्जी लेवल मैच भी नहीं कर सकते. हर समय एनर्जी में रहते हैं, हर समय एनर्जी में रहते हैं. वो सुबह जल्दी उठते हैं, बहुत जल्दी, कभी अपना वर्कआउट स्किप नहीं करेंगे, अपने खाने का ध्यान देते हैं, अपनी लाइंस पे आके प्रॉपर वो रिहर्सल करते हैं. और जब मैंने पहली बार उनके साथ काम किया पागलपंती में, जब मैं हमारा पहला सीन था, वो आए सामने से, उन्होंने कहा कि चले एक रीडिंग कर लेते हैं यार पुलकित. और मैं सोच रहा हूँ दी अनिल कपूर इज़ आस्किंग मी टू डू अ रिहर्सल विद हिम. और मेरे लिए वो इतनी अजीब सी बात थी. एंड ही वुड डू इट ओवर एंड ओवर अगेन. उनको अगर नहीं अच्छा लगा वो दोबारा रीटेक लेंगे. ही विल जस्ट गो ऑल आउट. उनका हर टेक ऐसे होता है जैसे उनका लाइफ का पहला टेक है, लिटरली. एंड आई थिंक दैट इज़ अ बिग क्वालिटी टू हैव. एंड आई होप कि जब मैं उनके जितना यंग हो जाऊंगा तो शायद मेरे में भी शायद काश इतनी एनर्जी हो. वैसे हम सब यही दुआ करते हैं कि और हम सब प्रे भी यही करते हैं कि हम सब के अंदर वो एनर्जी आए जितनी उनके अंदर है, क्योंकि वो जब भी स्टेज पे होते हैं, जब भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, इज ऑलवेज एनर्जेटिक. मैंने उनको कभी सोते हुए नहीं देखा, मुझे लगता है वो सोते भी एनर्जी के साथ है. उनमें बहुत एनर्जी है. तो ये तो आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया. आपने ना अपने दौर के 2 स्टार्स के साथ काम किया, एक तो अनिल कपूर जिनकी हमने बात कर ही ली. अब हम आते हैं सलमान खान पर. उनकी एनर्जी जो आप अनिल सर के बारे में बता रहे थे कि आपने उनसे सीखा कि वो कितने एनर्जेटिक रहते हैं. सलमान खान से आपने क्या सीखा उनके बारे में? कई लोग कहते हैं कि वो दूसरा टेक नहीं देते या ये सब चीज़ें. उनसे मैंने दिस माइट साउंड वेरी वियर्ड टू यू, बट लिटरली जो लोग
सलमान भाई को जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, एंड आई सी हिम वर्किंग 24/7। लिटरली उनको जिस दिन 3 घंटे की नींद मिलती है, दैट इज़ अ लकी डे फॉर हिम, सही में। और जो मैंने उनसे सीखा है वो ये है कि उनमें एक डिसिप्लिन है फिल्मों को लेके, अपने काम को लेके। वो 24 घंटा सिर्फ खाते पीते सोते जागते बात करते, सिर्फ और सिर्फ फिल्म्स ही जीते। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीजन्स व्हाई ही इज़ बीन रूलिंग द इंडस्ट्री सिंस ऑलमोस्ट 30 years नाउ। फुकरे 3 पुलकित ऐसे समय में आई है जब सिनेमा इवॉल्व हुआ है इंडस्ट्री में, चाहे वो कॉमेडी मूवीज़ हो या ये सब कुछ। तो अगर हम कॉमेडी फिल्मों की बात करें तो उसमें फुकरे 3 का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप कैसे देखते हैं कॉमेडी लैंडस्केप में? स्पेशली कॉमेडी लैंडस्केप में अगर आप मुझसे पूछें कि ये इन्फ्लुएंस कैसे रहा है एक फुकरे का, आई फील जब फुकरे आई उसके बाद से कॉमेडी की राइटिंग चेंज हो गई। इट बिकेम मोर कॉन्वर्जेशनल, इट बिकेम मोर स्लाइस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के थोड़ी बातें निकाल के सिचुएशन में ढल के, सिर्फ डायलॉगबाजी नहीं, सिर्फ केले के छिलके पे फिसलने का काम नहीं हो रहा है। उसमें आपके आसपास एक दुनिया है, वो दुनिया बसाई गई है, वो दुनिया लिखी गई है, वो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, उनमें जान डाली गई है। और फिर उसके बाद आई थिंक काफ़ी ऐसी फिल्म्स आई हैं जिन्होंने ये अच्छे से भी किया और जो ये नहीं भी कर पाए। बट मेरे हिसाब से फुकरे के बाद से एक बड़ा चेंज ये आया है जिसमें कि कॉमेडी की राइटिंग काफ़ी कॉन्वर्जेशनल और काफ़ी चेंज हुई है। इसमें एक सीन है जो मेरे कलीग्स देख कर आए, उन्होंने मुझे कहा है स्पेशली आपसे पूछने के लिए, अली फजल लास्ट में आकर के एक हीरा उठाते हैं। ये क्या फुकरे 4 का हिंट है या आपने उन लोगों को आपने उनको कितना सेट पे मिस किया? हमने बहुत मिस किया अली को यार सेट पे। शुरू के 2-3 दिन तो काफ़ी अजीब थे क्योंकि हम लोग जब हमें आदत है पिछली 2 बारी से कि अगर हनी ये बोल रहा है तो जफ़र भाई ये बोलेंगे या लाली ये बोलेगा, तो एक मीटर सेट होता है सारे कैरेक्टर्स का कि आपस में इस तरह से सीन में एक बीट चलेगी। अब सडनली हम लोग जब सेट पे पहुंचे, हमने रिहर्सल्स भी करी हैं, रीडिंग्स भी करी हैं, सब कुछ, बट जब आप कैमरे के सामने हैं, सेट पे हैं, रियल लोकेशन में खड़े हैं और अब आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सडनली एट द बैक ऑफ योर हेड थोड़ा सा अजीब लगता है कि अरे एक कैरेक्टर नहीं था। तो हमें 2 या 3 दिन लगे उस चीज़ में एडजस्ट करने में। उसके बाद हमने अली को मिस नहीं किया। तो क्या नहीं, क्योंकि अली को हम रोज़ सेट से कॉल करके, वीडियो कॉल करके उसको चिढ़ाते थे कि देख ले भाई हम मज़े कर रहे हैं यहाँ पे, तू क्या कर रहा है अभी? अच्छा अब हम छोले भटूरे खा रहे हैं, अब तू क्या कर रहे हैं? ओके यहाँ से हमने नल्ली निहारी मंगाई है भाई, देख ले यार हम आज रात को करीम्स जा रहे हैं, तो तू अगर फ़्लाइट लेके आ सकता है तो आ जा। उसको बहुत चिढ़ाया हमने और हमसे ज़्यादा एक्चुअली उसने हमें मिस किया। इतना मिस कि हमसे भी ज़्यादा वो सबसे पहले मूवी देखना चाहता था कि कैसी बनी है, क्या हुआ है मूवी में, एंड हाउ एक्साइटिंग इट इज़। एंड लकीली ही लव्ड द फिल्म एंड ही रियली लाइक्ड इट। अच्छा, फुकरे 4 के हिंट वाला क्वेश्चन आपने ऐसे उड़ा दिया। वो क्योंकि मेरे को उड़ाना ही पड़ेगा। वो सिर्फ मेरे प्रोड्यूसर्स और मेरे डायरेक्टर बता सकते हैं। ओके, अच्छा अली ने फुकरे 1 के बाद ये कहा था सक्सेस पार्टी में, जब शाहरुख ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट वी गॉट वाज फ्रॉम शाहरुख, जब आप सबके काम की उन्होंने तारीफ की थी। राइट। और आपने अभी कल ही एक थ्रोबैक पिक्चर शेयर की है उनके साथ। उस पिक्चर की कहानी भी बता दीजिए और वो कॉम्प्लीमेंट भी बता दीजिए। एक्चुअली जब फुकरे 1 की स्क्रीनिंग्स हो रही थी तो हम लोग प्रमोट करने के लिए बीच में गए थे, लास्ट लेग में हम गए थे दुबई। तो हमें नहीं पता था हम दुबई में प्रमोट कर रहे हैं फिल्म, और यहाँ पे हमें नहीं पता था कि शाहरुख सर जो है वो मूवी देख रहे हैं। तो जब हम वहाँ से निकले, फ्लाइट से लैंड करे, तब हमें पता चला दैट दी शाहरुख खान हैज़ जस्ट वॉच्ड अ फिल्म एंड ही इज़ लव्ड अ फिल्म। उसके बाद रितेश सर के घर पे हम सब ने साथ में पार्टी करी और टू आवर सरप्राइज शाहरुख सर वॉज ऑल्सो देयर and he met all of us and he told us how much he loved the film and how much he loved everybody's work and how he loved the writing and the innocence in the film. It's a beautiful world. और इसके अलावा मुझे और कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ वो बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। अच्छा पुलकित, आने वाले समय में हम आपको किस तरह की फिल्मों में देख सकते हैं और क्या आप फ्यूचर में करने वाले हैं? I think
एक्शन और डांस, डांसिंग जॉनर इज़ वन जॉनर जो मुझे बहुत एक्साइट करता है, तो डांस बेस्ड फिल्म मैं बहुत जल्द करूँगा. आई एम ऑलरेडी लाइक स्काउटिंग फॉर अ गुड स्क्रिप्ट फॉर दैट, एंड समथिंग इन द जॉनर ऑफ एक्शन एज वेल, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्शन तैश में किया, थोड़ा सा एक्शन जय हो में किया, तो मुझे बहुत मज़ा आया. और लोगों को तैश में मेरा काम भी बहुत अच्छा लगा था, और वो मैंने पहली बार कुछ अलग ट्राई किया था. सो आई वुड लव टू ट्राई दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. सो माय लास्ट क्वेश्चन, इस साल आई फिल्में और जो रिलीज़ के लिए तैयार हैं, दोनों में से एक एक आपको पिक करनी है. वो फिल्में जो रिलीज़ हो गई हैं उनमें से एक ऐसी फिल्म बताइए जिस आपको लगता है कि काश मैं इस फिल्म का पार्ट होता, और आने वाली वो फिल्में जो आपको लगता है कि मैं इस फिल्म का पार्ट होना चाहूँगा. आने वाली फिल्मों में से आई थिंक टाइगर 3 का पार्ट मैं ज़रूर होना चाहता, क्योंकि वो वर्ल्ड बहुत प्यारा है यार. ये जो YRF ने स्पाई यूनिवर्स बनाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है, और उनका एक्शन भी बहुत नेक्स्ट लेवल होता है. सो येस, आई वुड हैव लव टू बी पार्ट ऑफ दैट एज वेल. और जो रिलीज़ हो चुकी हैं उसमें से देखो, फुकरे में तो मैं आ ही चुका हूँ. जो रिलीज़ हो चुकी हैं आई थिंक ड्रीम गर्ल वॉज वेरी एक्साइटिंग. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले, जहाँ पे आप एक लड़की का किरदार भी निभा रहे हैं. सो दैट रियली एक्साइटेड मी. उसके अलावा मुझे लगता है आई वुड लव टू प्ले भूल भुलैया 2. दैट वाज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, और काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म भी थी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी था कार्तिक का उसमें. And apart from that, again, Karthik's one more film that I really liked, very heartfelt film, very beautiful film, और Karthik and Kiara, which was Satya Prem Ki Katha. That's a beautiful script. So I think उस तरह की स्टोरी भी मुझे करने में मज़ा आता. कूल. थैंक यू सो मच पुलकित, तो हमें समय देने के लिए, हमारे साथ इस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनने के लिए. ऑल राइट, तो अगर आपने फुकरे 3 देख ली है तो हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. नहीं देखिए तो जल्दी से जाइए, देख के आइए, और फिर बताइए कैसी लगी. तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और देखते रहिए एलन टॉप सिनेमा. शुक्रिया. थैंक यू.